A big hello to all of you. Welcome back to my channel. आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 8 यानी कि कंपनी अकाउंट्स का थर्ड वीडियो यानी कि थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पहले सीखा था कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर क्या होते हैं, मीनिंग कि हम शेयर्स को किन किन मेथड से इशू करते हैं, जो कि आपके 12th क्लास में आपको सिलेबस में गिवन है। तो पहले हम जानेंगे कि आज के टॉपिक्स क्या हैं। तो टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं। अब देखते हैं मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स को दो तरीके से इशू किया जाता है। इसके मेथड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है लमसम मेथड। लमसम मेथड और के बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, एक बार फिर से बताती हूं। लमसम मेथड में क्या होता है, आपको एक एग्जांपल अज्यूम करना होगा। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है और ये हमारी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि लमसम मेथड क्या है। लमसम मेथड में ये होता है कि हमने जितने भी शेयर्स इशू करे हैं और जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है, पूरी की पूरी फेस वैल्यू वन टाइम में ही इशू कर देना, यानी पब्लिक से डिमांड करना कि वो वन टाइम में ही पूरी फेस वैल्यू को इन्वेस्ट कर दें आपकी कंपनी के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं कहती हूं कि मैं XYZ कंपनी हूं, ठीक है, मैंने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं और मैं इस 10 ईच को यानी हर एक शेयर जो 10 रुपीज का है उसे मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही हूं। जैसे इंस्टॉलमेंट मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंस्टॉलमेंट मेथड में हम अपनी फेस वैल्यू को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिमांड करते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो लमसम मेथड होता है उसमें क्या होता है कि सारे के सारे अमाउंट आप वन टाइम में ही डिमांड करते हो और वन टाइम में ही रिसीव करते हो। ठीक है, तो अगर XYZ मैं एक कंपनी हूं जिसने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं और मैं चाहती हूं कि एक ही बार में वो सारा का सारा पैसा दे दे, तो मैं क्या करूंगी, मुझे मिल जाएगा 1 लाख शेयर कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने जो इसकी फेस वैल्यू है उसे बार बार कॉल्ड अप ना करके एक ही बार में कॉल्ड अप किया है। तो लमसम मेथड यही होता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। लमसम मेथड में होता है कि आपको सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही मिल जाता है। तो जब भी आप लमसम की एंट्री करते हो तो आप क्या लिखते हो, जैसे हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको 1 लाख एक ही बार में सारा मिल जाएगा। तो लमसम मेथड को आप ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा मेथड जो इंस्टॉलमेंट मेथड की तरह नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि आप अपनी फेस वैल्यू को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हो, बट लमसम मेथड में क्या होता है, आप सारी पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू एक ही बार में कॉल्ड अप करते हो और एक ही बार में रिसीव करते हो। तो वो आपका हो गया लमसम। अब लमसम की जब भी आप जनरल एंट्री करते हो तो लमसम की पहचान के लिए आप क्या करते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हालांकि ये एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आप याद रख सको कि इसके बाद आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं रखी है, इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखा जाता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करोगे तो उसमें ओनली एप्लीकेशन लिखा जाएगा, ओनली अलॉटमेंट लिखा जाएगा और उसके आगे भी कोई कॉल्स होंगी तो ओनली उन्हीं को लिखा जाएगा। लेकिन जब भी हम लमसम मेथड यूज करते हैं तो क्योंकि हमें सारा अमाउंट एक ही बार में लमसम मिल चुका है, इसलिए हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका मतलब यह है कि इससे आगे आपने कोई अमाउंट कॉल्ड अप नहीं किया है। तो लमसम मेथड बेसिकली यही है, जब आपको इक्विटी शेयर पर सारे शेयर होल्डर एक ही बार में पूरी फेस वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के थ्रू एक ही बार में कॉल्ड अप किया जाता है, तो वो हो गया आपका लमसम मेथड।
तो नेक्स्ट वन है आपका इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड लमसम मेथड से अपोजिट होता है। इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, आप आपकी फेस वैल्यू को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करते हो। देख लेते हैं किस तरीके से। इसी एग्जांपल को फॉलो करते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच। अब क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई सारे ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो लार्ज अमाउंट एक ही बार में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मैंने अमाउंट 10 ईच लिया है, बहुत कम लिया है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, अमाउंट इतना कम नहीं होता है। तो जब रियल लाइफ में अमाउंट कम नहीं होता है तो सारे शेयर होल्डर जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सारे पैसे आपकी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें। तो हम अपनी नॉमिनल वैल्यू को जो भी हमने डिसाइड किया था, जैसे यहाँ पे 10 ईच है, तो उसको हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट रख रहे हैं। एप्लीकेशन, मान लेते हैं कि एप्लीकेशन आपका ₹4 का है। फिर आपके है अलॉटमेंट, ये भी मान लेते हैं ₹4 का है। फिर हम मान लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब अब ये खत्म हो चुका है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारी टोटल नॉमिनल वैल्यू 10 है, 4 और 4 आपका 8 कंप्लीट हो चुका है, तो 2 यहाँ पर बचेगा, तो ये 10 कंप्लीट हो गया। तो यानी कि आपने नॉमिनल वैल्यू को 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। ये इसलिए यूज किया जाता है कि इन्वेस्टर आपकी कंपनी में एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उन्हें अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है नॉमिनल वैल्यू को। तो ये आपकी हो गई इंस्टॉलमेंट मेथड। अब जब आप इसकी एंट्री करोगे तो एप्लीकेशन की अलग एंट्री होगी, अलॉटमेंट की अलग एंट्री होगी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिफरेंट एंट्री होगी। तीनों इंस्टॉलमेंट की अलग अलग एंट्री होगी। रिसीव करने की एंट्री भी अलग अलग होगी, कॉल अप करने की भी अलग अलग एंट्री होगी। लेकिन लमसम मेथड में ऐसा नहीं होता। क्योंकि सारा अमाउंट आपको एक ही बार में मिल चुका है, तो अलग अलग एंट्री आप नहीं करते हो। तो इसकी एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश और इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। अब ये क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। नॉर्मली आपने सुना है कि शेयर्स को हम कैश में इश्यू करते हैं, यानी कि कैश के लिए इश्यू करते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि कोई कंपनी जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और उसे कैश की रिक्वायरमेंट है, तो वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो भी उन्हें शेयर्स के थ्रू पैसा मिलता है वो कैश की फॉर्म में भी मिलता है और अदर देन कैश भी मिलता है। अब ये कैश की फॉर्म में तो हम नॉर्मली जानते हैं कि अगर आप कोई शेयर होल्डर हो जो मेरी कंपनी में आकर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप मुझे कैश दे रहे हो तो वो कैश की फॉर्म में आ गया। अब दूसरी फॉर्म क्या होती है, अदर देन कैश। जैसे उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी हूं और मैंने किसी वेंडर से कुछ असेट्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है कि मैं उसे पेमेंट करना चाहती हूं, लेकिन मैं उसे पेमेंट कैश में ना करके मैं उसे ये कहती हूं कि जो आपने असेट्स मुझे दिए हैं वो मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दो और बदले में मैं उसे शेयर इश्यू कर देती हूँ। वैसे भी अगर आप अपनी कंपनी में शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहते हो तो सामने वाला पर्सन या तो कैश इन्वेस्ट करता है या फिर वो कोई असेट इन्वेस्ट कर देता है। तो अगर वो असेट मैंने उसे परचेज किया है तो बदले में मैं उसे शेयर इश्यू कर दूंगी ताकि मुझे वो पैसे वापस ना करना पड़े, या फिर मैं उसे अपना शेयर होल्डर बना दूं, ठीक है। और टाइम टू टाइम शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट पे डिविडेंड मिलता है, उनके शेयर के जितने भी पार्ट होते हैं उसके एक पर्टिकुलर अमाउंट के थ्रू आप उसे डिविडेंड देते हो, तो उसे वो डिविडेंड देने का हम वादा कर देते हैं और उसे अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना देते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि आपने उसे कैश में पेमेंट ना करके बल्कि आपने उसे शेयर इश्यू कर दिया, जो भी आपने उसे असेट परचेज करी थी उसके बदले। तो इसे हम बोल देते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके चैप्टर में है आगे, जिसके लिए मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश और इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। शेयर्स को आप किन टर्म्स में इश्यू करते हो। जैसे शेयर्स को हम 3 टर्म में इश्यू करते हैं। एक होता है एट पार, सेकेंड वन होता है एट प्रीमियम और थर्ड वन होता है एट डिस्काउंट।
एट डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम एट डिस्काउंट को नहीं समझेंगे ज्यादा डिटेल में। एट पार क्या होता है? तो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट को समझने के लिए आप जैसा जानते हैं नॉमिनल वैल्यू हमारी क्या है, तो नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होता है कि एट पार क्या होगा, एट प्रीमियम क्या होगा और एट डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर है, जैसे मैं आपको इसे बेटर तरीके से समझाती हूँ। हमने 3 तरीके की कैपिटल पढ़ी थी कि शेयर कैपिटल को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल के लिए हमने ये देखा था कि जब भी हमारी जो ऑथराइज कैपिटल होती है हम उसे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसी से आपका शेयर बनता है। जैसे मान लो ऑथराइज कैपिटल आपकी 1 लाख की है और आप इसे 100 यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास कितने आ गए? 1000 ईच का आ गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको ऑथराइज कैपिटल चाहिए थी 1 लाख की और उसे आपने 100 शेयर्स में कन्वर्ट किया, तो हर एक शेयर आपका 1000 का बन गया। तो ये आपकी हो गई फेस वैल्यू, ये आप पहले से ही जानते हो, इसी को हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये आपने जो डिसाइड किया कि एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या होगी, इसी के ऊपर डिसाइड करेगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम इनमें से जो शेयर इश्यू करने जा रहे हो वो इसके कंपैरिजन में बराबर है, बड़ा है या छोटा है। जैसे अब बारी आती है इश्यूड कैपिटल की। मान लेते हैं कि हमने शेयर इशू करा 90 शेयर्स ऑफ ₹1000 ईच, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 100 शेयर्स हैं और एक शेयर 1000 रुपीज का है, तो हमने उसमें से 90 शेयर इशू करे और 1000 ईच का है। तो अब क्या करेंगे, एक्चुअल में जब आपने शेयर्स को इशू किया तो उसको आपने कितनी नॉमिनल वैल्यू पे इशू किया और जो आपकी पहले आपने जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू डिसाइड करी थी उन दोनों को आप कंपेयर करोगे। तो मतलब यह है कि आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कि ऑथराइज कैपिटल के टाइम पे आपने एक शेयर की फेस वैल्यू क्या डिसाइड की थी और जब आप इशू कर रहे हो तो उसे कितनी फेस वैल्यू पर इशू कर रहे हो। तो अगर तो ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये एट पार का केस है कि आपने जो शेयर इशू करे हैं वो एट पार पे किए हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो मैंने आपके हिंट के लिए लिखा है एट द नॉमिनल वैल्यू। एट पार का मतलब होता है कि जो आपने डिसाइड किया था कि आप एक्चुअल में फेस वैल्यू जो रखोगे और अब जो आपने इशू करते टाइम जितनी नॉमिनल वैल्यू पर इशू किया है और वो दोनों सेम है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो वो एट पार के केस में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एट प्रीमियम पे। इसी एग्जांपल को लेते हैं। अब जो आपने शेयर इशू किया तो 90 शेयर ही इशू किया, लेकिन अब आपने मान लेते हैं कि 1200 ईच पर इसे इशू किया, क्योंकि इशू करते टाइम वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने में इशू करेंगे, ज्यादा में करेंगे या कम में करेंगे, वो उनकी मर्जी होती है। ठीक है, तो अगर मैंने पहले फेस वैल्यू डिसाइड की थी और इशू करते टाइम उससे ज्यादा में मैंने इशू किया है, क्योंकि आप 1000 और 1200 को जब कंपेयर करोगे तो आपका 1200 ज्यादा है, तो क्योंकि ये ज्यादा में आपने इशू किया है तो ये एट प्रीमियम का केस है। और यहां पे हमें प्रीमियम का अमाउंट कैसे पता चलेगा, तो 1000 और 1200 को कंपेयर करते हुए हमें पता चलेगा कि 200 रुपीज का आपका प्रीमियम है। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है जैसे मान लो आपका पहले 10 ईच था और जब आपने इशू किया तो 12 ईच में इशू किया, तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर 2 रुपीज का आपका प्रीमियम हो जाएगा। तो जो भी आपकी फेस वैल्यू पहले डिसाइडेबल थी, जो आपने डिसाइडेड किया था, और अब जब आप उसे इश्यू कर रहे हो तो वो आपकी नॉमिनल वैल्यू आपकी डिसाइडेड वैल्यू से ज्यादा होती है, तो आप क्या करते हो, उसे प्रीमियम कहते हो। इसी तरीके से एट डिस्काउंट में भी क्या होता है कि जो आपने पहले नॉमिनल वैल्यू डिसाइड की हुई है और अब जब आप इश्यू कर रहे हो तो वो नॉमिनल वैल्यू से अगर कम है
ठीक है, तो वो एट डिस्काउंट के केस में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा एट प्रीमियम। ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि आप जर्नल एंट्री करोगे, ठीक है, उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाओगे और नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे तो आपको पता है कि जर्नल एंट्री करने के लिए कैसा फॉर्मेट बनाया जाता है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ऊपर लिखा जाता है इन द बुक ऑफ, तो ये कौन सी कंपनी है, एडी डेली, तो इन द बुक ऑफ एडी डेली, फिर जर्नल, उसके बाद आपका फॉर्मेट। तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैं एंट्री बता रही हूँ कैसी होगी। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो मैंने ये क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें कि आपका लमसम मेथड भी यूज हो रहा है और ये एट पार भी है। अब एट पार कैसे है ये देख लेते हैं कि एडी डेली लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। अब यहाँ पे इन्होंने इश्यू किया है ₹10 पर, तो आपकी फेस वैल्यू हो गई ₹10। ठीक है, ईच एट द इश्यू प्राइस ऑफ ₹10। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि आपने जो पहले डिसाइड किया था कि एक शेयर की वैल्यू ₹10 होगी और इश्यू करते टाइम भी आपने एक शेयर की वैल्यू ₹10 ही रखी है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम। तो जब भी दोनों सेम होते हैं तो ये एट पार का केस होता है। ठीक है, द अमाउंट पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन इज ₹10। ये कह रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम पर ही आपको पूरे ₹10 मिल गए हैं, यानी कि आपने जब इश्यू किया था तो ₹10 का था और एप्लीकेशन के टाइम पर ही आपको पूरे ₹10 मिल गए हैं, रिसीव हो गए हैं। तो जब सारे पैसे एक ही बार में मिल जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लमसम मेथड। तो इसमें लमसम मेथड भी है और एट पार भी है ये। ठीक है, दिस इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, और ये क्या हुआ है, फुल्ली सब्सक्राइब, यानी कि आपने जितने शेयर इश्यू करे पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो चुके हैं और उसका सारा का सारा अमाउंट आपको एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव हो चुका है। तो एंट्री क्या होगी, तो जब भी हम एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, और क्योंकि आपको सारा अमाउंट एक बार में मिला है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में आएगा। अमाउंट कितना आएगा, 20,000 इक्विटी शेयर है और 10 का एक है तो 2 लाख अमाउंट आएगा। नेक्स्ट एंट्री होती है जो भी हम शेयर इश्यू करते हैं और उसका जो अमाउंट हमें रिसीव होता है वो सारा का सारा हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरे 2 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये आपकी हो गई एंट्री लमसम मेथड की। लमसम मेथड में ये एंट्री होती है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट। तो बैलेंस शीट बनाते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले आपको जर्नल एंट्री करनी है, देन आपको बैलेंस शीट बनानी है और सबसे एंड में आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको याद होगा एज एट लिखा जाता है। अगर आपको डेट गिवन है तो आप डेट डाल सकते हो, नहीं गिवन है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ये आपकी बैलेंस शीट। आपकी बुक में बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस चैप्टर में स्टार्टिंग में गिवन होगा। इस बार जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे नॉर्मली हम 11th क्लास में जो बैलेंस शीट बनाते आ रहे थे उसमें वन साइड पे लायबिलिटीज होती है और अदर साइड पे असेट्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमने लायबिलिटीज को कहा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और इसे हम कैपिटल लेटर में
लिखते हैं। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी हो या असेट्स हो, उनमें एक होता है मेन हेड और एक होता है सब हेड, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी का मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड्स। यानी कि जो भी आपने पैसे कलेक्ट किए हैं शेयर्स के थ्रू, वो सारे के सारे शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं। तो ये आपका हो गया मेन हेड, और इसका सब हेड होगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के थ्रू आपको कितनी अमाउंट मिले हैं? 2 लाख। तो हम यहां लिख देंगे 2 लाख रुपीस। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में और भी होते हैं, जैसे शेयर होल्डर फंड आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं है, तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट था, सेकेंड है हमारा असेट्स। तो असेट्स को भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और असेट्स के थ्रू अगर आप असेट्स में देखो तो आपको ये नजर आ रहा है इस एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट किस में आता है? करंट असेट्स में। तो ये आपका हो गया मेन हेड करंट असेट्स। और ये जो बैंक है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका सब हेड हो जाएगा। पहले आपको मेन हेड लिखना है, उसके बाद आपको सब हेड लिखना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके पास कितना अमाउंट आया? 2 लाख रुपीस। तो ये आपकी हो गई बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट में। तो मैं नोट्स टू अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसका फॉर्मेट इस तरीके का होगा। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आप लिखोगे शेयर कैपिटल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो शेयर कैपिटल आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें नहीं पता कि कितनी ऑथराइज कैपिटल है इनकी। तो आप ब्लैंक छोड़ोगे, बस इतना लिखोगे, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, फेस वैल्यू आपको पता है 10 इंच। तो ये ब्लैंक ही जाएगा क्योंकि हमें ऑथराइज कैपिटल के बारे में कोई इन्फो नहीं है। नेक्स्ट होता है आपका इशूड कैपिटल। इश्यू कैपिटल कितनी है आपकी? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब देखो यहाँ पे भी आपने ऑथराइज कैपिटल जो रखी थी वो 10 की थी, और इश्यू करते टाइम भी आपकी 10 ही है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 2 लाख रुपीस कंप्लीट हुए हैं इश्यूड कैपिटल के। नेक्स्ट वन होता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं, 2 कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सारा का सारा अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है। तो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी आप नहीं लिखोगे, सिर्फ आप लिखोगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। वो हो गए हमारे पूरे 20,000 शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं ऑफ ₹10 ईच। तो आपको पूरे 2 लाख रुपीस सब्सक्राइब हो चुके हैं या मिल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि जो आपको बैंक के थ्रू अमाउंट मिला था वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, वो भी कैश एट बैंक। क्योंकि मैंने एंट्री कैश बैंक के थ्रू की थी, तो बैंक में आपको 2 लाख रुपीस मिला था। तो ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट, आपको ये
बैलेंस शीट बनाना और नोट्स टू अकाउंट बनाना ये आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपके शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस आएंगे तो उसके साथ बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट भी आएगा, तो ये आपका समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है या कुछ ऐसी चीज है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। तो थैंक यू सो मच।